द लास्ट क्लास। यार जूम पे जिसको जगह मिलती है वो आगे बैठ जाए, मैं यही कह सकता हूँ। जी जनाब, स्टार्ट करें। बस मुझे आवाज़ का क्लियर कर दें कि आवाज़ सबको जो है वो क्लियर आ रही हो। मेरा मिनियंस कहाँ पे है? मेरे मिनियंस, मेरे बच्चे आ गए। चलें जी, आगे चलते हैं, आगे डिस्कस करते हैं, आगे बात करते हैं हम चीज़ों को लेके। और एक चीज़ है कि एज यू गाइस ऑन डैट एज यू गाइस नो डैट के देयर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स राइट नाउ। तो आप अपने अगर बिला वजह क्वेश्चंस पूछते जाएंगे जो रेलेवेंट नहीं होंगे, वो आपके क्वेश्चंस जो है वो मिस हो जाने हैं, साफ सीधी बात है। बिकॉज अगर आप मेरी जगह पे हो और आपको इतने मतलब क्वेश्चंस की ब्लॉटिंग फेस करनी पड़ जाए, आप लोगों से वाकई नहीं दे यानी आप तो कोशिश किया करें इररेलेवेंट कमेंट से बाज रहा करें। अब कल के बच्चे लग जाए सर वो इररेलेवेंट कमेंट कर रहे हैं, वो ये है वो ऐसे वैसे है। तो अब देखिए, मैं तो किसी को नहीं रोक सकता ना, मैं तो किसी के कमेंट करने के ऊपर कोई किसी किस्म की पाबंदी नहीं लगा सकता। तो ये आपने खुद देखना है कि इररेलेवेंट कमेंट आपने उससे बाज रहना है। और अगर कोई क्वेश्चन वगैरह हो, जब मैं क्वेश्चन पूछने का टाइम दूं तब आप अपने क्वेश्चन जो है वो पूछ लिया करें। आई विल बी हैप्पी कि मैं आप सबके क्वेश्चंस का जवाब दूं। मुझे बहुत खुशी होगी कि मैं आपके तमाम जितने भी सवालात हैं उनका मैं जवाब दूं। बट आप लोगों की इस हेस्टी की वजह से आपके क्वेश्चंस जो हैं वो अगर मिस हो जाते हैं तो फिर जो है वो मैं नहीं करवा पाऊंगा। ठीक है, तो क्वेश्चंस मैं आंसर करने के लिए तैयार हूँ, बट आपको वेट करना पड़ेगा और आपको तरीकेकार से सवाल पूछने पड़ेंगे। आप इररिलेवेंट क्वेश्चन करेंगे, क्रॉस कमेंट्स वगैरह करेंगे, एक तो आपको रिमूव कर दिया जाएगा, दूसरा मेरा भी टाइम वेस्ट होगा और बाकियों का टाइम जो है वो भी वेस्ट हो रहा होगा। तो ये चीज़ जो है वो आपको देखनी पड़ेगी, आपको खुद ही इस चीज़ को जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो डेवलप करनी पड़ेगी। गॉट इट? अब आप देखें, आप सवाल पूछ रहे हैं मेरे से कि जी बताएं चेंजेस क्या आई हैं। अब क्या इज दैट क्वेश्चन इज रेलिवेंट राइट नाउ? आप खुद भी मेच्योर। चलिए जी, हम चलते हैं आगे, हम डिस्कस करते हैं। और जिसको जूम पे जब जगह मिल जाए, जूम पे अपनी किस्मत जो है वो आजमाते जाएं। जब जिसको जूम पे जगह मिल जाए वो आ जाएगा। अगर आप क्वेश्चंस वगैरह हो, खासतौर पे जो बच्चे रजिस्टर्ड हैं, आपका तो ग्रुप व्हाट्सएप का ओपन है, ठीक है। तो आप अपने क्वेश्चंस जब भी आए लेक्चर के दौरान, आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में वो क्वेश्चन जो है वो टेक्स्ट की फॉर्म में या वॉइस मैसेज की फॉर्म में फौरन भेज दिया करें। मैं क्लास के बाद आपके तमाम क्वेश्चंस को जो है आंसर कर दूंगा। या अगर आपको कोई प्रॉब्लम वगैरह हो रही है, कोई सवाल वगैरह अगर आप पूछना चाहते हैं, तो आप अपने क्वेश्चंस को अपनी नोटबुक के ऊपर राइट डाउन कर लें, बाद में पूछ लीजिएगा मेरे से या मुझे मैसेज करके पूछ लीजिएगा। बट कोशिश किया करें क्लास में फोकस रहा करें, और ये बिला वजह के क्वेश्चंस, बिला वजह के कमेंट, बिला वजह के रिएक्शंस करके बाकी बच्चों को डिस्टर्ब ना किया करें। अब वो डिस्टर्ब होते हैं, वो मुझे कंप्लेन करते हैं, मुझे कंप्लेन करते हैं, मैं तो कुछ नहीं कर सकता ना। मैं तो मतलब मैं तो सर्व करने की नीयत से बैठा हूँ, थोड़ा सा इस चीज़ को आप लोगों ने ख्याल करना है डेकोरम का।
कल हमने टैक्स ईयर के बारे में बात की, टैक्स ईयर क्या होता है वो डिस्कस कर लिया, पर्सन क्या होता है वो भी हमने क्या कर लिया था, कल डिस्कस कर लिया था। अब आगे चलते हैं, आगे कुछ मजीद बातें करते हैं, मजीद चीज़ों को देखते हैं क्या है और क्या नहीं है। अब हम देखते हैं जियोग्राफिकल सोर्स ऑफ इनकम। देखिए, मुझे पता है कि पर्सन क्या है, मुझे पता है टैक्स ईयर क्या है, इसके बारे में जो है सारा मुझे पता है, ए टू जी मुझे पता है। अब हमने लोकेशन के हिसाब से, प्लेसेस के हिसाब से अपनी इनकम जो है उसको जियोग्राफिकली सोर्सेज में डिवाइड किया है, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, जगह के लिहाज से हमने क्या किए हैं, अपने इनकम के क्लासिफिकेशन कर दी है, हमने अपनी इनकम को डिवाइड कर दी है। अब जगह के लिहाज से हमारे पास ना दो सोर्स ऑफ इनकम है, दो तरह के इनकम है जो हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस जो है वो हमें गिवन है, ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन जो है वो हमें गिवन है। एक वो इनकम है जिसे हम कहते हैं पाकिस्तान सोर्स ऑफ इनकम, और दूसरी वो इनकम है जिसे हम कहते हैं फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम। मतलब वो इनकम जो हमने पाकिस्तान से कमाई है और वो इनकम जो हमने पाकिस्तान से बाहर किसी दूसरे ममालिक से कमाई है, ये है। तो जगह के लिहाज से, लोकेशन के लिहाज से हमारे पास ये दो सोर्सेज ऑफ इनकम है, जिसे हम क्या कह सकते हैं, कैटेगराइज कर सकते हैं। एक मेरे पास पाकिस्तान सोर्स ऑफ इनकम है और दूसरा मेरे पास क्या कहलाएगा, दूसरा मेरे पास फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम जो है वो कहला रहा होगा, वो कंसिडर हो रहा होगा। अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि क्या पाकिस्तान सोर्स ऑफ इनकम के ऊपर टैक्स है या नहीं है, क्या पाकिस्तान के इनकम के ऊपर जो हम पैसा कमा रहे हैं, जो पाकिस्तान में रहते हुए हम पैसा कमा रहे हैं, क्या उसके ऊपर टैक्स देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, आप सबका आंसर क्या होगा कि ये जो पाकिस्तान से हम पैसा कमा रहे हैं उसके ऊपर टैक्स देना चाहिए। और असूल है भी यही कि जो हमने पाकिस्तान से कमाया, जो कुछ भी पाकिस्तान से अर्न किया जा रहा है उसके ऊपर हम क्या करेंगे, उसके ऊपर हम टैक्स दे रहे होंगे। ऐसे ही है। तो जो पाकिस्तान से इनकम कमाएंगे उसके ऊपर क्या किया जाएगा, टैक्स दिया जाएगा। तो ये अपनी नोटबुक के ऊपर लिख ले कि पाकिस्तान सोर्स ऑफ इनकम क्या होगी, हमेशा टैक्सेबल होगी, उसके ऊपर क्या करेंगे, आप टैक्स पे कर रहे होंगे। क्वेश्चन किसके ऊपर है, क्वेश्चन रेज होगा हमारा फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम, जो हमने पाकिस्तान से नहीं बल्कि बाहर से कमाई है। आप दुबई से पैसे कमा के आ रहे हैं, आप सऊदीया से पैसे कमा के आ रहे हैं, आप बहरीन से पैसे कमा रहे हैं, आपके कंपनी में इन्वेस्टमेंट की हुई है, वो शेयर्स जो हैं वो आपके किसी यूके कंपनी के हैं, वहाँ से पैसे आ रहे हैं, आप यूके में बिजनेस कर रहे हैं, वहाँ से पैसे आ रहे हैं। तो आप पैसे तो कमा रहे हैं लेकिन पाकिस्तान से नहीं बल्कि बाहर से कमा रहे हैं। वो जो आप पैसे कमा रहे हैं क्या उसके ऊपर टैक्स दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, इसके ऊपर हमने क्या करना है, इसके ऊपर अब हमने बहस करनी है। हमने ये रूल देखना है कि वो पैसे जो हमने पाकिस्तान से नहीं बल्कि बाहर से कमाए हैं, फॉरेन कंट्री से कमाए हैं, फॉरेन कंट्री से अर्न किए हैं, उसके ऊपर टैक्स है या नहीं है, उसके बारे में हम क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। उसके बारे में हम क्या करेंगे, रूल्स वगैरह पढ़ेंगे। तो रिमेंबर, जो पाकिस्तान सोर्स ऑफ इनकम है, मतलब वो पैसे जो हमने पाकिस्तान से कमाए हैं, वो क्या होते हैं, वो हमारे ऑलवेज टैक्सेबल होते हैं। चाहे वो रेजिडेंट के हैं चाहे वो नॉन रेजिडेंट के हैं, वो क्या होंगे, हमेशा टैक्सेबल होंगे। आप पाकिस्तान से पैसे कमाएंगे, आप क्या करेंगे, आप उसके ऊपर हमेशा टैक्स पे कर रहे होंगे। पाकिस्तानी सोर्स ऑफ इनकम जो है वो क्या होती है, हमेशा टैक्सेबल होती है। लेकिन जो फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम है, इसकी टैक्सेबिलिटी किसके ऊपर डिपेंड करेगी, इसकी टैक्सेबिलिटी डिपेंड कर रही होगी रेजिडेंशियल स्टेटस के ऊपर। इसके ऊपर डिपेंड करेगी इसकी टैक्सेबिलिटी, रेजिडेंशियल स्टेटस के ऊपर जो है वो डिपेंड कर रही होगी। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई भी पर्सन जो रेजिडेंट है उसकी फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम टैक्सेबल है, अगर कोई भी पर्सन नॉन रेजिडेंट है उसकी फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम क्या होगी, एग्जेम्प्ट होगी। तो ये चीज आपने याद रखनी है। अगर यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है रेजिडेंट का, नेशनैलिटी की बात नहीं हो रही, आईडी कार्ड की बात नहीं हो रही, आपकी कौमियत आपकी वतनियत की बात नहीं हो रही, हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, रेजिडेंशियल स्टेटस की बात कर रहे हैं। रेजिडेंट का मतलब क्या होता है बताएंगे आप, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेजिडेंट, एनीवन?
रिहायशी, द बेस्ट वर्ड क्या है? रिहायशी। रहने वाला, जो पाकिस्तान में मौजूद है, जो पाकिस्तान का रिहायशी है, उसे हम क्या कहते हैं? रेजिडेंट कह रहे होते हैं। अब यहाँ पे इसने लिखा हुआ है रेजिडेंट पर्सन। अब हमें पता है पर्सन जो है वो हमारे पास एओपी जो है वो भी पर्सन है, कंपनी जो है वो भी पर्सन है, गवर्नमेंट जो है वो भी पर्सन है, इंडिविजुअल जो है वो भी पर्सन है। तो मेरे पास तो पर्सन के टाइप्स हैं। तो हमें कैसे डिटरमिन करेंगे, हमें कैसे चलेगा पता कि कौन सा पर्सन जो है वो रेजिडेंट है या कौन सा पर्सन जो है वो रेजिडेंट नहीं है? उसके बारे में हमने यहाँ पे डिटरमिन करना है, उसके बारे में हमने बताना है। इसका मतलब हमें क्या देखना पड़ेगा? हमें रेजिडेंशियल क्राइटेरिया समझना पड़ेगा। अगर मुझे रेजिडेंशियल क्राइटेरिया समझ में आ गया, अगर मुझे रेजिडेंशियल क्राइटेरिया समझ में आ जाए, तो फिर क्या होगा? फिर मुझे समझ आ जाएगी कि यार जो बंदा रेजिडेंट है एज पर दिस क्राइटेरिया, उसकी उस साल के लिए पाकिस्तान ऑफ इनकम, उसकी उस साल के लिए फॉरेन इनकम जो है वो भी क्या हो जाएगी? टैक्सेबल हो जाएगी। अब यहाँ से आपके पेपर में सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन जो है अबाउट फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम जो है वो क्या हो रहा होता है? क्रिएट हो रहा होता है। तो इस चीज को क्या रखना है? इस चीज को आपने अपने माइंड में रखना है। अभी आपने रूल्स देखने हैं, आपने रूल्स जो है वो याद करने हैं कि कब कोई पर्सन जो है वो रेजिडेंट होता है, कब कोई पर्सन रेजिडेंट नहीं होता। अब बेसिक असूल यही है कि अगर कोई पर्सन भी रेजिडेंट हो जाए, कोई पर्सन भी अगर रेजिडेंट हो जाए, तो उसकी फॉरेन इनकम क्या होगी? उस साल में टैक्स हो जाएगी। और रिमेंबर, हम हर साल के लिए, फॉर ईच ईयर वी विल डिटरमिन द रेजिडेंशियल स्टेटस। हम हर साल चेक करेंगे कि या ये पर्सन रेजिडेंट है या ये पर्सन रेजिडेंट नहीं है। तो हम हर साल के लिए इसको डिटरमिन करेंगे। माइट भी कोई पर्सन जो है वो टैक्स ईयर 2022 में रेजिडेंट हो जाए, टैक्स ईयर 2023 में रेजिडेंट ना हो जाए, तो ये डिपेंड करता है। लेकिन हमने क्या करना है? हमने हर साल के लिए जो उसका रेजिडेंशियल स्टेटस है हमने उसको डिटरमिन करना है, हमने क्या करना है? उसको देखना है। तो जो पर्सन भी रेजिडेंट होगा उसकी फॉरेन इनकम क्या होगी? उस साल के लिए टैक्सेबल हो जाएगी। तो अब देखते हैं क्राइटेरिया कि इंडिविजुअल जो है वो कब रेजिडेंट होता है, और एओपी रेजिडेंट कब होती है, कंपनी रेजिडेंट जो है वो कब होती है। उसके बारे में अब हम इनके डिस्कस करते हैं बात। अच्छा, सबसे पहले एक चीज याद रखिएगा, पहले हम बात करते हैं गवर्नमेंट की, हुकूमत की। हुकूमत जो है वो रेजिडेंट है, हुकूमत जो है वो क्या है? हमारी रेजिडेंट है। देखिए, पाकिस्तानी गवर्नमेंट है, यहाँ पे रहेगी, वो क्या कंसिडर होगी? हमेशा प्रेसिडेंट कंसिडर हो रही होगी। प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, भाई पाकिस्तान के सूबे हैं, तो वो क्या रहेगी? प्रेसिडेंट रहेगी। इसीलिए गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज होते हैं ना, सरकारी मुलाजमीन, ये हमेशा रेजिडेंट ही ट्रीट होते हैं। इज दैट क्लियर? सरकारी मुलाजमीन जो हैं ये हमेशा रेजिडेंट ट्रीट होते हैं। इनके लिए कोई हम लॉ, कोई हम रेगुलेशंस नहीं देखेंगे। अगर हमें उसने गिवन कर दिया कि फलाना बंदा सरकारी मुलाजमिन है और वो यहाँ यहाँ पे रह रहा है, बेल्जियम में रह रहा है, दुबई की सड़कों पे घूम रहा है, हज करके आया है और फलां फलां काम कर रहा है, लेकिन वो सरकारी मुलाजिम है, तो वो क्या रहेगा? हमेशा रेजिडेंट रहेगा। ये चीज़ जो है ये आपने याद रखनी है। तो अब हम क्या करेंगे? अब हमने हर साल के लिए क्या करने हैं? रेजिडेंशियल स्टेटस जो है वो डिटरमिन करने हैं, कब वो रेजिडेंट होगा, कब कोई पर्सन रेजिडेंट नहीं होगा, उसके बारे में बात करनी है। सबसे पहले हम बात करते हैं रेजिडेंट इंडिविजुअल की। हम किसकी बात करेंगे? हम सबसे पहले बात करेंगे रेजिडेंट इंडिविजुअल की। मतलब आपकी और मेरी बात हो रही है कि हम लोग आपस में, या हम लोग जो हैं वो रेजिडेंट कब हो सकते हैं। रिमेंबर देखें, हमने हर टैक्स ईयर के लिए क्या करना है? इसको डिटर्मिन करना है। हमने हर टैक्स ईयर के लिए इसको देखना है कि कोई रेजिडेंट है या नहीं है। अब क्राइटेरिया क्या है उसको देखें, अगर हम उसको समझना चाहें तो क्राइटेरिया मेरा ये है कि अगर कोई भी इंडिविजुअल, अगर कोई भी इंडिविजुअल पाकिस्तान में एक टैक्स ईयर में, यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है टैक्स ईयर,
अगर कोई भी इंडिविजुअल एक टैक्स ईयर में 183 डेज या उससे ज्यादा का स्टे कर जाए तो हम क्या कहेंगे, हम उसको रेजिडेंट इंडिविजुअल मान रहे होंगे। हम क्या कंसिडर करेंगे, हम उसको रेजिडेंट इंडिविजुअल कंसिडर करेंगे। अब देखिए आपका टैक्स ईयर शुरू कब होता है, और यहाँ पे जब भी टैक्स ईयर का वर्ड आएगा, टैक्स ईयर की बात होगी, तो हम हमेशा नॉर्मल टैक्स ईयर की बात करेंगे। इसकी बात करेंगे, नॉर्मल टैक्स ईयर की बात करेंगे। अब आपका नॉर्मल टैक्स ईयर शुरू होगा 1 जुलाई 2023 में और खत्म होगा जाके 30 जून 2024 को। ये एक टैक्स ईयर है। बताएं इसको हम किससे डिनोट करेंगे, शाबाश बताएं। मैंने तो भाई कल से उठवा ले, कल मैंने आते साल पता सबसे पहले क्या कहना है, अस्सलाम वालेकुम या अहलल कबूर। ओए जिंदा हो, बोल लो। बोला करें यार, बोला करें, मतलब टाइप किया करें, बोलना तो नहीं है। टैक्स ईयर 2024। अब हम ये टैक्स ईयर 2024 के लिए क्या कर रहे हैं, हम इसका रेजिडेंशियल स्टेटस जो है वो डिटरमिन कर रहे होंगे। हमने देख रहा है कि इस ईयर में, मतलब इस डेट से लेके इस डेट तक, अगर कोई भी इंडिविजुअल उसका स्टे 183 दिन या उससे ज्यादा हो जाए। अब ये 183 डेज कंसेक्टिव भी हो सकते हैं, ये 183 डेज जो है वो ऑन एंड ऑफ भी हो सकते हैं, मतलब आया चला गया, आया चला गया, आया चला गया, ये ऐसे ऑन एंड ऑफ भी हो सकते हैं, और ये जो है ये कंसेक्टिव भी हो सकते हैं। लेकिन हमने हिसाब लगाना है कि यार ये टैक्स ईयर है, शुरू हुआ 1 जुलाई 2023 को, खत्म हुआ जाके 30 जून 2024 को। इस पीरियड के दौरान, इस अरसे के दौरान अगर इसका स्टे 183 दिन हो गया या उससे ज्यादा हो गया तो हम इसे क्या कहेंगे, हम इसको रेजिडेंट इंडिविजुअल ट्रीट करेंगे। और अगर ये रेजिडेंट हो गया तो फिर क्या होगी, इस साल के लिए इसकी जो भी फॉरेन इनकम है वो क्या हो जाएगी, टैक्सेबल हो जाएगी। उसके ऊपर हम क्या करेंगे, टैक्स लगा रहे होंगे। तो रूल क्या है बताएं जरा, कितने डेज का स्टे करना चाहिए बताएं छापे जल्दी से। कितने डेज का स्टे करना चाहिए। अगर आप पेपर में 6 मंथ का वर्ड लिख के आए तो वाजिबुल फेल हो। अगर आप यहाँ पे 6 मंथ का वर्ड लिख के आ गए ना, तो आपको हम 21 तोपों की सलामी देंगे, और जब तोप चलेगी हम आपको आगे कर देंगे कि भाई कहानी खत्म तेरी। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 6 मंथ का, एम ही अपने कानून बना के बैठे हुए हैं। जब 183 डेज कह रही है तो 183 डेज ही होने चाहिए, 183 डेज या उससे ज्यादा। अगर 182 दिन है या 181 दिन है या 180 दिन है तो वो क्या होगा, वो हमारा नॉन रेजिडेंट ट्रीट होगा। 183 डेज ही होने चाहिए। गॉट इट। इज दैट क्लियर। इसके अलावा रिमेंबर, जो भी सरकारी मुलाजमिन होते हैं, जो भी सरकारी मुलाजमिन है, चाहे वो वफाकी हुकूमत के मुलाजमिन है, चाहे वो सूबाई हुकूमत के मुलाजमिन है, वो हमेशा क्या होंगे, वो हमेशा रेजिडेंट ट्रीट होंगे। सरकारी मुलाजमीन के लिए हम कभी भी नहीं देखते कि यार ये बंदा इतने दिन रहा, इतने दिन नहीं रहा, ये कभी भी नहीं होगा। ओके, उसने पेपर में गिवन कर दिया मिस्टर ABCDEFG जो है वो गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में वर्क करता है, उसकी पोस्टिंग जो है वो जिनेवा में हो गई है, सरकारी मुलाजिम है। सरकारी मुलाजमिन के लिए हम कोई डेज काउंट नहीं करेंगे, वो हमेशा क्या होंगे, वो हमेशा रेजिडेंट ही ट्रीट हो रहे होंगे। गॉट इट। और तीसरा जो है इसमें, तीसरा हमारे पास आता है कि अगर कोई भी सिटीजन ऑफ पाकिस्तान,
अगर आप स्लाइड्स के ऊपर गौर करें ना, सामने जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हाईलाइटेड है, वो कंप्लीटली हमने क्या किया हुआ है, उनको हाईलाइट किया हुआ है, उनको बोल्ड किया हुआ है कि ये चीज जो है आपको पता हो कि मेन चीज क्या है। पहला, 183 डे का स्टे होगा तो रेजिडेंट है। दूसरा, अगर एम्प्लॉय हो तो रेजिडेंट है। तीसरे पे हम बात कर रहे हैं पाकिस्तानी शहरियों की, जो सिटीजन है, जो हमारे शहरी हैं, जिनके पास हमारा शनाख्ती कार्ड है, जिनके हाथ में नेशनल आइडेंटिटी कार्ड ऑफ पाकिस्तान का है, मौजूद है। अगर कोई पाकिस्तानी शहरी जो पाकिस्तान में इस वक्त मौजूद नहीं है, ये अमेंडमेंट है, ये पेपर में आने के चांसेस इस अटेम्प्ट में बहुत ज्यादा है। ध्यान से देखिएगा कि कोई भी पाकिस्तानी, कोई भी किसी किस्म का पाकिस्तानी जिसके पास शनाख्ती कार्ड है, जो हमारा शहरी है और पाकिस्तान में मौजूद नहीं, किसी और मुल्क में बैठा हुआ है, अगर किसी भी दूसरे कंट्री में उसका स्टे 182 डेज से ज्यादा नहीं है, या इन अदर वर्ड्स वो पाकिस्तानी अगर किसी भी मुल्क का रेजिडेंट किसी टैक्स ईयर में नहीं है, तो किसका रेजिडेंट है? हमारा। जो किसी का नहीं है वो किसका रेजिडेंट होगा? हमारा होगा। तो ये तीन बातें जो है वो हमने याद रखनी है। जो आखिरी पॉइंट है ये इंपॉर्टेंट है, ये एडिशन थी लास्ट टैक्स ईयर में और अभी तक पेपर में टेस्ट नहीं हुई। इस अटेम्प्ट में इसमें से सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आने के चांसेस जो हैं वो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि वो आपको इस रूल के ऊपर आपसे सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन पूछेगा। तो एक दफा मैं फिर बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, अपनी आंखों के पर्दे खोल के फोकस होकर सुनिएगा कि अगर कोई एक पाकिस्तानी है, कोई एक पाकिस्तानी शहरी है जो मुल्कों में फिर रहा है, कभी इस मुल्क में जा रहा है, कभी इस मुल्क में जा रहा है, और किसी भी कंट्री में उसका स्टे 182 डेज से ज्यादा नहीं है, या इन शॉर्ट वो पाकिस्तान के अलावा किसी भी कंट्री का रेजिडेंट नहीं है। जो किसी भी कंट्री का रेजिडेंट नहीं होगा, वो कहाँ का रेजिडेंट रेट होगा, वो कहाँ का रेजिडेंट कंसीडर होगा? वो हमेशा पाकिस्तान का रेजिडेंट जो है वो कंसीडर हो रहा होगा। इज दैट क्लियर? मतलब एक हमारे मुल्क के हाजी साहब हैं और वो हाजी साहब जो है वो पाकिस्तान छोड़ के चले गए हैं, वो कभी जाके दुबई में होते हैं, कभी दुबई की मरीना पे वॉक कर रहे होते हैं, कभी बुर्जुमान के ऊपर रोड क्रॉस कर रहे होते हैं, कभी बेल्जियम में होते हैं, कभी फ्रांस में पाए जाते हैं हाजी साहब। और वो हाजी साहब हर जगह पे पाए जा रहे हैं, हर जगह पे है ना। हाजी साहब इस मुल्क में टिक के बैठ रहे हैं 183 डेज और हर कंट्री में जा रहे हैं, वहां पे भी किसी भी कंट्री पे वो 183 डेज का स्टे नहीं कर पा रहे। हाजी बशीर की बात कर रहा हूँ, क्या हो गया एमी, तुम कोई और हाजी समझ के मुझे वीगो डरा रहे हो? वो किसी भी कंट्री में नहीं मतलब स्टे कर रहे। एक माउस कंट्री में रह लिया, दो माउस कंट्री में रह लिया, तीन माउस कंट्री में रह लिया, मतलब वो पर्सन उस टैक्स ईयर के लिए किसी भी कंट्री का रेजिडेंट नहीं है। अगर वो किसी का भी रेजिडेंट नहीं हुआ, किसी एक कंट्री का भी रेजिडेंट नहीं हुआ, तो वो किसके रेजिडेंट होगा? वो हमारा रेजिडेंट होगा। शर्त ये क्या है कि उस बंदे के पास नेशनैलिटी होनी चाहिए पाकिस्तान की, वो पाकिस्तान का शहरी होना चाहिए। तो यहाँ पे शहरी का वर्ड लिखा हुआ था, तो ये पॉइंट जो है ये आपने याद रखना है, इसको आपने भूलना नहीं है। इज दैट क्लियर? आगे चलते हैं। अब हमने डेज की तो बात कर ली, कितने डेज का स्टे होना चाहिए अभी हमने देखा, अभी हमने डिस्कस किया। स्टे कितने डेज का होना चाहिए? 183 डेज का स्टे होना चाहिए। लेकिन डेज कैसे काउंट करेंगे? कौन कौन सा दिन इसमें शामिल होगा, कौन कौन सा दिन इसमें शामिल नहीं होगा? हम क्या करेंगे, हम इसको कैसे डिटरमिन करेंगे, वो हमने क्या करना है यहाँ पे देखना है। ठीक है, अब डेज काउंट में क्या कुछ आएगा उसको देखते हैं। पहली बात, हमने जब
183 डेज पढ़ा था, हमने ये देखा था, हम दोस्तों को भी डिस्कस किया था कि कंसेक्टिव 183 डेज की बात नहीं है। ये नहीं है कि आप आ गए हैं तो लगातार 183 दिन बैठेंगे फिर ही आप प्रेसिडेंट रीड होंगे, ऐसा नहीं है। आप पाकिस्तान आए हैं, चंद दिन रहे हैं, फिर बाहर चले गए हैं, दोबारा आए हैं, आप मरी चले गए हैं, आप रावलपिंडी चले गए हैं, आप इस्लामाबाद चले गए हैं, आप किसी ने बताया जी रावलपिंडी का बैरिया टाउन बहुत प्यारा है, आप रावलपिंडी के बैरिया टाउन चले गए हैं जी, हम वहाँ पे जाके इन्वेस्टमेंट करेंगे, हम वहाँ पे जाकर सबसे अच्छे ब्लॉक्स है वहाँ पे प्लॉट्स देखने चले गए हैं। कभी आप पेशावर चले जाते हैं, कभी आप जीबी चले जाते हैं, मतलब आप ऑन एंड ऑफ लगाया हुआ है, फिर रहे हैं, कभी यहाँ जा रहे हैं, कभी वहां जा रहे हैं। आपके ये सारे के सारे डेज जो है वो क्या होंगे, काउंट हो रहे होंगे। ये सारे डेज जो है वो काउंट होंगे, कंसेक्टिव नहीं है। हमने बस देखना साल शुरू कब हुआ, साल खत्म कब हुआ, उस साल में हमने डेज काउंट करने हैं। अब वो डेज कौन कौन से शामिल होंगे उसको हमने यहाँ पे देखना है। रिमेंबर, जो आपका डे ऑफ अराइवल है, जिस दिन आप पाकिस्तान में आते हैं वो आपका काउंट होगा। मतलब आप जिस दिन पाकिस्तान में आए, आप एयरपोर्ट पे लैंड किए, जैसे ही आप इमिग्रेशन काउंटर को क्रॉस करते हैं, आपके जैसे ही पासपोर्ट के ऊपर स्टैंप लगती है एंट्री की, आपका डे ऑफ अराइवल जो है वो काउंट हो जाता है। फिर जो आपका डे ऑफ डिपार्चर है, मतलब जिस दिन आप पाकिस्तान से जाते हैं, आप जिस दिन छोड़ के जा रहे हैं पाकिस्तान, जब आपके पासपोर्ट के ऊपर एग्जिट की स्टैंप लगती है, वो वाला डे भी काउंट होगा। जो पार्ट ऑफ द डे है वो भी काउंट होगा। मतलब आप दुबई से आपने फ्लाइट पकड़ी है, 1 घंटा 1.5 घंटे में कराची पहुंचे हैं, मीटिंग की है, शाम को वापस चले गए हैं, ये पार्ट ऑफ डे। तो सुबह आए हैं, शाम को वापस चले गए हैं, ये भी क्या होगा, आपका डेज इसमें काउंट हो रहे होंगे। उसके अलावा आप पाकिस्तान में हैं और आप डे स्पेंड कर रहे हैं, लाइक आप पब्लिक हॉलीडे में हैं, आप छुट्टियां मनाने आ गए हैं, ईद मनाने आ गए हैं, शबरात मनाने आ गए हैं, वो भी डेज जो हैं आपके काउंट हो रहे होंगे। उसके अलावा आप कोई हॉलीडे स्पेंड कर रहे हैं, मतलब आप यहाँ पे आए थे एक्टिविटी करने के लिए, बिजनेस, आपने यहाँ पे मीटिंग की, किसी ने बताया जी आप खामोश वाटरफॉल देखने चलना है, आप चले गए, आप वेकेशन चले गए बनाने के लिए, आपको बाबू सर टॉप की बर्फबारी देखी थी, आप वहां चले गए, तो वो डेज जो है वो भी आपके क्या होंगे, काउंट हो रहे होंगे। इसके अलावा जो रिमेंबर रिमेंबर जो आपके इन ट्रांजिट डे होते हैं ना, इन ट्रांजिट डे, वो इसमें काउंट नहीं होते। इन ट्रांजिट का मतलब क्या होता है, आपने फ्लाइट पकड़ी श्रीलंका से, जाना था आपने इस्तांबुल, रास्ते में आपके प्लेन को रुकना पड़ गया, आपके प्लेन को स्टे करना पड़ गया पेट्रोल बनाने के लिए, या कनेक्टिंग फ्लाइट थी, तो ये इन ट्रांजिट है। ये जो इन ट्रांजिट का स्टे होगा ये कभी काउंट नहीं होगा। इसके अलावा जो काउंट स्टे हैं वो काउंट हो रहे होंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो हमारे पास है कोई भी आप पाकिस्तान में आ रहे हैं, आप पे कोई भी बिजनेस की एक्टिविटी जो है वो अगर इंटरप्ट हो रही है, आप पाकिस्तान में आए, लैंड हुए, वापस आने लगे, धरना हो गया, वाकयात हो गए, प्रेस कॉन्फ्रेंस वाले वाकयात हो गए, आप ट्रैफिक में फंस गए, लॉकडाउन लग गया, स्ट्राइक लग गई, उसकी वजह से भी अगर आपको स्टे करना पड़ गया तो वो भी जो है इसमें काउंट हो रहा होगा। उसके अलावा आप पाकिस्तान में छुट्टी मनाने आए थे, बीमार हो गए, कोविड हो गया, क्वारंटीन में चले गए, डेंगू हो गया, कोमा में चले गए, वो भी जो है काउंट इसमें हो रहे होंगे। तो ये तमाम डेज जो है ये सारे के सारे हमारे काउंट हो रहे होंगे जब हम इन 183 डेज को कंसिडर कर रहे होंगे। तो रिमेंबर, ये डेज काउंट से मुतालिक सवाल आएगा। अगर आप मेरे से पूछें कि इस अटेम्प्ट में क्या इंडिविजुअल के रेजिडेंशियल स्टेटस के आने के चांसेस हैं, द आंसर इज यस। इंडिविजुअल के रेजिडेंशियल स्टेटस आने के चांसेस इस अटेम्प्ट में काफ़ी ज़्यादा ब्राइट हैं, काफ़ी ज़्यादा कंसिडरेबल है। पेपर में वो है, आपसे पूछ सकता है बताएं जी क्या है, किस तरह से है और कैसे डिटरमिन होगा। तो ये चीज़ जो है आपने याद रखनी है, इस अटेम्प्ट के लिए ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हम बात करते हैं कि कंपनी जो है वो हमारी प्रेसिडेंट कब होगी और कब नहीं होगी, उसके बारे में हमने बात करनी है। देखिए, कंपनी का असूल जो है बड़ा आसान है। रिमेंबर, जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, जो लोकल गवर्नमेंट है, वो हमारी हमेशा क्या है, वो हमारी हमेशा रेजिडेंट ही ट्रीट होती है।
उसके अलावा कोई भी कंपनी, इसको ध्यान से सुनिएगा, ये लाइन आप अगर स्क्रीन के ऊपर फोकस कर रहे हैं, अगर आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रही है, तो क्या लिखा हुआ है कि एनी कंपनी दैट इज इनकॉर्पोरेटेड और फॉर्म्ड अंडर एनी लॉ इन पाकिस्तान, कि पाकिस्तान के किसी कानून के तहत अगर वो कोई कंपनी बनी है, वो कंपनी हमेशा रेजिडेंट होगी। मतलब कोई कंपनी पाकिस्तान में कंपनीज एक्ट के मुताबिक बन रही है, या कोई कंपनी पाकिस्तान में कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 के मुताबिक, या किसी भी पाकिस्तानी कवानीन के मुताबिक में जो है वो फॉर्म हो रही है, हम क्या करेंगे, हम ऐसी कंपनी को रेजिडेंट कंपनी मानते हैं। गवर्नमेंट रेजिडेंट कंपनी, कोई कंपनी पाकिस्तान में फॉर्म हुई है, पाकिस्तान में रजिस्टर्ड हुई है, पाकिस्तान में इनकॉर्पोरेट हुई है, वो भी क्या ट्रीट होगी, रेजिडेंट कंपनी ही ट्रीट होगी। हाँ, कुछ ऐसी कंपनीज हैं जो पाकिस्तान में फॉर्म नहीं हुई बट स्टिल क्या कर रही हैं, पाकिस्तान में काम कर रही हैं। जो पाकिस्तान में काम कर रही हैं, मतलब यहाँ फॉर्म नहीं हुई, डेनमार्क में बनी है, यूके में रजिस्टर्ड हुई है, हम कैसे डिटरमिन करेंगे वो रेजिडेंट है या नहीं है। तो उसके लिए ये असूल है कि उस कंपनी का जो कंट्रोल एंड मैनेजमेंट है, जो उस कंपनी का कंट्रोल एंड मैनेजमेंट है, अगर वो होली मुकम्मल तौर के ऊपर पाकिस्तान में एक वक्त के लिए भी सिचुएट कर दे, मतलब आपका टैक्स ईयर शुरू हुआ 1 जुलाई 2023 को, खत्म हुआ जाके आपका 30 जून 2024 को, इस पूरे टैक्स ईयर में अगर किसी भी एबीसी कंपनी जो पाकिस्तान में रजिस्टर्ड नहीं हुई लेकिन पाकिस्तान में काम कर रही है, इसका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट जो है, अगर वो एक दिन के लिए, एक मीटिंग के लिए भी यहाँ पे अगर सिचुएट कर जाएगा, तो हम क्या करेंगे, हम ऐसी कंपनी को रेजिडेंट कंपनी मान रहे होंगे। तो ये चीज़ जो है आपने याद रखनी है। अगर जो कंपनी रेजिडेंट होगी, उसकी उस साल की फॉरेन इनकम जो है वो क्या हो जाएगी, टैक्सेबल हो जाएगी। उसके बाद है हमारे पास रेजिडेंट एसोसिएशन पर्सन, हम पढ़ के आ चुके हुए हैं कल। एओपी हमारे पास क्या होती है, एओपी का मतलब है जी वो फार्म, हिंदू, अनवर्ल्ड फैमिली एंड ऑल दिस टाइप ऑफ थिंग। एओपी रेजिडेंट कब होगी, रिमेंबर कि जब एओपी का कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, जो भी एओपी है अगर उसका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट होली और पार्टली अगर किसी भी टाइम पे पाकिस्तान में सिचुएट करेगा, हम क्या मानेंगे, हम उसको रेजिडेंट कंसिडर कर रहे होंगे। मतलब एक आधा पार्टनर ने यहाँ मीटिंग कर ली, या पूरे पार्टनर और पूरे मैनेजमेंट जो है वो यहाँ पे अगर सिचुएटेड है, तो हम क्या करेंगे, हम इसको रेजिडेंट एओपी कंसीडर कर रहे होंगे। तो अब हमने यहाँ पे देख लिया कि हमारे पास 4 तरह के पर्सन हैं। कौन कौन से हैं, हमारे पास गवर्नमेंट है, हमारे पास इंडिविजुअल है, हमारे पास कंपनी है, हमारे पास एओपी है। जो हमारी गवर्नमेंट है और गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज हैं, वो क्या होते हैं, वो हमेशा ही रेजिडेंट होते हैं। इस चीज़ को हमने देख लिया, इस चीज़ को हमने पढ़ लिया, इस चीज़ को हमने डिस्कस कर लिया। फिर हमने देखा कि कंपनी कब रेजिडेंट होगी, जब अगर कंपनी पाकिस्तान में इनकॉर्पोरेट हुई है, तो वो हमेशा ही क्या होगी, वो कंपनी हमेशा ही रेजिडेंट होगी। और अगर कोई कंपनी ऐसी है जो पाकिस्तान में इनकॉर्पोरेट नहीं हुई, तो उसके लिए असूल क्या है, उसका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट जो है अगर होली मुकम्मल किसी भी टैक्स ईयर में पाकिस्तान में मौजूद है, चाहे एक दिन के लिए ही क्यों ना हो, तो वो कंपनी भी क्या होगी, हमारी रेजिडेंट कंपनी कंसीडर होगी। और अगर एओपी के बारे में क्या था कि कंट्रोल एंड मैनेजमेंट जो है अगर होली या पार्टली सिचुएटेड हो, तो वो भी क्या होगा, रेजिडेंट एओपी कंसीडर हो रही होगी। फिर हमने देखा इंडिविजुअल के लिए कि उसका स्टे 183 डेज होना चाहिए, और डेज काउंट में देखा कि डे ऑफ अराइवल, डे ऑफ डिपार्चर, सिक लीव, हॉलीडे, सारा कुछ शामिल होगा एक्सेप्ट इन ट्रांजिट डे। उसके अलावा जो सरकारी मुलाजिमीन है वो हमेशा क्या होते हैं, रेजिडेंट ट्रीट होते हैं। उसके अलावा कोई भी पाकिस्तानी शहरी, कोई भी पाकिस्तानी सिटीजन जिस पूरी दुनिया में किसी भी मुल्क का रेजिडेंट नहीं है ना, तो वो किसका रेजिडेंट कंसिडर होगा, वो हमारा रेजिडेंट कंसिडर होगा। तो ये भी जो है हमने क्या कर लिया, यहाँ पे डिस्कस आउट कर लिया है। तो दैट वाज ऑल अबाउट द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन पर्सन। अब हम क्या करते हैं, अब हम इसको डिस्कस करते हैं, इससे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो हैं वो हम देखते हैं। ओहो, वो देखते हैं जी क्या है और क्या नहीं है, उसको देखते हैं।
कहता है जी एक्सप्लेन द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ द फॉलोइंग पर्सन फॉर द टैक्स ईयर 2021। अब टैक्स ईयर हमारे पास है 2021, तो सवाल में आपने देखना है कि टैक्स ईयर क्या है। जो उसने टैक्स ईयर पूछा है ना, आपने उसके कॉन्टेक्स्ट में क्या करना है, उसको आंसर देना है। अब टैक्स ईयर 21 का मतलब क्या है कि ये शुरू हुआ होगा 1 जुलाई 2020 को और ख़त्म हो रहा है 30 जून 2021 को। ये हमारे पास क्या है, दिस इज द पीरियड। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास पीरियड है। हमने अब जो भी फैसला करना है वो इस टाइम पीरियड के पर्सपेक्टिव में करना है। पहला पॉइंट पढ़ते हैं। पहला पॉइंट है मिस्टर रजा इज वर्किंग एज डायरेक्टर ऑपरेशंस इन द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। कोई मिस्टर रजा है, वो एज अ डायरेक्टर ऑपरेशंस के तौर पर काम कर रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म में। सरकारी मुलाजिम, सरकारी मुलाजमत वाले क्या होते हैं, उसने क्या है, उसकी पोस्टिंग हो गई है 2 साल के लिए, तो भाई सरकारी मुलाजमीन के लिए कोई रूल तो है ही नहीं। जहां पे सरकारी मुलाजिम का वर्ड आ गया, आंखें बंद करके क्या लिखना है, रेजिडेंट। सॉरी माय बैड, आंखें बंद करके नहीं लिखना, वरना पेपर में बैठ के आपने आज आंखें बंद की हो, लिख के आ रहे हैं, कहीं और लिखाएंगे, गलत लिखाएंगे, आप मेरे पे डाल देंगे कि मैंने कहा था आंखें बंद करके लिखना है। मेरे कहने का मतलब है कि जहां पे भी सरकारी मुलाजमीन का नाम आ जाएगा तो आपने कोई रूल नहीं देखना, आपने क्या करना है, उसको रेजिडेंट ही ट्रीट करना है। जरा पॉइंट नंबर 2 पढ़ें और बताएं, इज इट रेजिडेंट और नॉट। कहते हैं जी एंडरसन एलएलसी, एंडरसन लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी, ओके, यूके में इनकॉर्पोरेट हुई है, ठीक है। इसका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट जो है होली मुकम्मल तौर पर कहां था, पाकिस्तान में सिचुएटेड था। लेकिन 1 नवंबर से वो यूके चला गया। अब इसका मतलब टैक्स ईयर 2021, इस टैक्स ईयर 2021 में ये एंडरसन एलएलसी का पूरी कंट्रोल एंड मैनेजमेंट जुलाई के महीने पाकिस्तान में थी, अगस्त के महीने पाकिस्तान में थी, सितंबर के महीने पाकिस्तान में थी, अक्टूबर के महीने पाकिस्तान में थी। मतलब 4 महीने पूरा कंट्रोल एंड मैनेजमेंट पाकिस्तान में सिचुएटेड था। और हम रूल पढ़ के आए हैं कि अगर कंट्रोल एंड मैनेजमेंट एक दिन के लिए भी यहाँ पे सिचुएटेड है तो हम उसे क्या कहेंगे, हम उसको रेजिडेंट कंसीडर कर रहे होंगे। तो ये क्या कंसीडर होगी कंपनी, रेजिडेंट कंपनी कंसीडर होगी। इज दैट क्लियर, समझ आ गई रीजन क्या है रेजिडेंट होने की। थर्ड वाला बताएं जी। थर्ड वाला बताएं। अब देखें थर्ड वाले को फैसला करने, देखिए टेक्स्ट के पेपर में ना पहली बात है तसल्ली से पढ़ना सीखें, तसल्ली, चिल हो के, टेंशन, सबसे पहले आपने घबराना नहीं है, ठीक है, टेंशन नहीं देनी है आपने। टैक्स ईयर कौन सा है, 2021। मतलब क्या है, 1 जुलाई 2020 खत्म होगा 30 जून 2021। ये हमें टैक्स ईयर क्लियर है सबको, टैक्स ईयर की जो डेट्स हैं वो तो क्लियर है ना। हाँ, आपने इन डेट्स में रह के फैसला करना है। अब वो कहता है जी मिस्टर समील पाकिस्तान में आया, उसको यूके की कंपनी ने स्पेशल असाइनमेंट पे भेजा और वो पाकिस्तान 23 अगस्त 2021 को छोड़कर चला गया। अब वो छोड़ के गया है
अगले साल मतलब अगस्त में हमने फैसला करना है, कब तक, 30 जून तक फैसला करना है। तो हम क्या करेंगे, देखिए फेब में कितने डेज बनते हैं इसके, फेब में बनेंगे इसके 28 दिन, मार्च में बनेंगे इसके 30 दिन, 31 दिन, अप्रैल में बनेंगे इसके 30 दिन, मई में बनेंगे इसके 31 दिन, और जून में बनेंगे ईयर एंड तक इसके 30 दिन। इन सबको जमा करें तो कितना बनेगा, 150। तो टैक्स ईयर 2021 में इसका स्टे 183 डेज से कम है, ऐसे ही है। अब चूंकि इसका स्टे 183 डेज से कम है, इसलिए ये क्या कंसीडर होगा, इसलिए ये नॉन रेजिडेंट कंसीडर हो रहा होगा। इज दैट क्लियर? उसके बाद है बीबीसी, बीबीएल इज अ नॉन लिस्टेड पब्लिक कंपनी, पब्लिक कंपनी है, इनकॉर्पोरेट हुई है अंडर द कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984. All the shareholder of the company are individuals. The control and management of the company was situated outside Pakistan. अब ये कंपनी है, फौरी तौर के ऊपर फैसला नहीं कर देना। लाइन पढ़ी है, रूल देखो, कंपनी कंपनी कंपनी। हाँ, कंपनी के बारे में हमने पढ़ा था कि अगर कंपनी है, अगर कोई कंपनी पाकिस्तान में इनकॉर्पोरेट हो गई है तो वो हमेशा रेजिडेंट होगी। अब यहाँ पे उसने चिल्ला चिल्ला के बता रहा है कि ये कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर द कंपनीज ऑर्डिनेंस है, तो इसलिए ये क्या ट्रीट होगी, ये रेजिडेंट ट्रीट होगी। इसके लिए तो हम कंट्रोल एंड मैनेजमेंट देखेंगे नहीं। कंट्रोल एंड मैनेजमेंट किन के लिए देखेंगे, उन कंपनीज के लिए जो यहाँ पे सिचुएटेड नहीं है, जो यहाँ पे रजिस्टर्ड नहीं है, जो यहाँ पे इनकॉर्पोरेटेड नहीं है, उनके लिए क्या सिर्फ होगा, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट होगा। ये कंपनी तो इनकॉर्पोरेट ही यहाँ पे हुई है, रजिस्टर्ड ही पाकिस्तान में हुई है, तो इसलिए ये क्या होगा, हमेशा रेजिडेंट कंसीडर हो रही होगी। उसके बाद आखिरी पॉइंट देखते हैं, कहते हैं मिस्टर सलमान, अ प्रॉपर्टी डीलर इन यूएसए, अमेरिकी सुंडी, केम टू पाकिस्तान ऑन 1 फरवरी 2020। पाकिस्तान में कब आया है, 1 फरवरी 2020 में आया है। ड्यूरिंग हिज स्टे अप टू 2 अगस्त 2020, अपने इस स्टे में ही रिमेन्ड इन पेशावर अप टू 30 जून 2020। वो पेशावर वो पेशावर में 30 जून 2020 तक रहा। उसके बाद अपने वतन से वापसी तक वो कोयटे में रहा, स्मगलिंग का काम कर रहा था। Assume that commissioner has granted him permission to use calendar year as a special tax year. ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब उसने क्या कहा है कि अज्यूम करें कि कैलेंडर ईयर जो है वो इसका टैक्स ईयर है। इसका मतलब क्या हुआ, हम अज्यूम कर रहे हैं उसको परमिशन अलॉट की गई है 1 जनवरी 2020 से लेके 31 दिसंबर 2020 तक, ये टैक्स ईयर जो है इसको एज अ टैक्स ईयर अलॉट किया गया है। अब हमने इसके पैराए में फैसला करना है, इसके पैराए में बताना है कि रेजिडेंट है कि नहीं। अब ये बंदा आया फेब में, तो फेब के कितने डेज हो गए, 28 हो गए। मार्च के कितने हो गए, 31 हो गए। अप्रैल के कितने हो गए, 30। मई के कितने हो गए, 31। जून के कितने हो गए, 30। जुलाई कितने हो गए, 31। और अगस्त 2 तारीख को गया है, 1 और 2 अगस्त के भी 2 दिन आ जाएंगे। अब इन सब को जमा करें, बताएं क्या ये रेजिडेंट है कि नहीं। हम लीप ईयर इग्नोर कर देंगे, लीप ईयर नहीं करेंगे। बताएं क्या ये रेजिडेंट है कि नहीं है। तो ये क्या होगा, 1
83 डेज बन रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको रेजिडेंट कंसीडर करके बैठे होंगे। ओके, इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे हमारा जो रेजिडेंशियल स्टेटस है वो क्लियर होता है, क्या है और क्या नहीं है, कब रेजिडेंट होगा और कब रेजिडेंट नहीं होगा, इसके बारे में सारे का सारा हमारा यहाँ पे क्या हो रहा है, क्लियर हो रहा है। तो समझ लग गई कि कब कोई रेजिडेंट होगा और कब कोई रेजिडेंट नहीं होगा। अब आप देख लें, खुद शर्म खा के देख लें कि आप लोगों ने, मैंने अभी कमेंट सेक्शन खोला बीच में, आपने क्या कर रहे हैं। फिर मैं कुछ कहूंगा और आपके मैं रूड हो तो मैं बिस्ती कर देता हूँ। अपनी हरकतें देख लें आप लोग। मुझे था कोई रेलेवेंट क्वेश्चन होगा, अब यहाँ पे अपनी बातें चल रही हैं आप लोगों की। एनीवेज, कोई कंपनी अगर एक दिन के लिए भी पाकिस्तान मौजूद है ना, तो वो यहाँ प्रेसिडेंट होगी। हमारा कंसर्न सिर्फ यहाँ वालों के साथ है, यूके में क्या हो रहा है वो हमारा कंसर्न नहीं है। जो कहीं का भी नहीं रेजिडेंट, वो पाकिस्तान का शहरी है, वो हमारा रेजिडेंट होगा। सिंपल। और कोई सवाल है तो जल्दी से बताएं मुझे, फिर हम आगे चलें। आगे 10-15 मिनट हैं, 10-15 मिनट बैठें, तो फिर हम इसको वाइंड अप करते हैं चैप्टर को आज। चैप्टर 4 में है। अगर फॉरेन इनकम पाकिस्तान के लॉ के मुताबिक हो तो फॉरेन इनकम यहाँ पे डिक्लेयर करें, उसके ऊपर टैक्स दें, उसके ऊपर आपको फिर टैक्स क्रेडिट जो है वो मिलेगा, वो आगे जाके हम पढ़ लेंगे। स्पेशल टैक्स ये दोनों टैक्स वाले एक ही टाइम टैक्स जमा कराते हैं, उनकी सबमिशन डेट क्या हम कब, या हम यहाँ पे क्या रिटर्न की सबमिशन पढ़ रहे हैं। जब हम रिटर्न की जाएंगे सबमिशन पे, आपको चल लेगा पता ड्यू डेट क्या है क्या नहीं है। अभी तो हम रिटर्न के बारे में बात ही करें, रिटर्न की ड्यू डेट क्या, कहाँ हमने कहाँ पढ़ा है रिटर्न की ड्यू डेट्स को। जब हम वहां पे जाएंगे, हम रिटर्न वाले चैप्टर में जाएंगे, आपको चल देगा पता कि नॉर्मल रिटर्न की ड्यू डेट क्या है, स्पेशल रिटर्न की ड्यू डेट क्या है, ट्रांजिशनल क्या है, वहां पे जाके हम पढ़ लेंगे। भाई हर कंट्री में देखना होता है, 5 कंट्रियों का मिला के नहीं, हर कंट्री का देखना है, क्या किसी कंट्री का रेजिडेंट है कि नहीं है। एक दिन कंपनी रेजिडेंट रह के अपनी फुल उस ईयर की फॉरेन इनकम के ऊपर टैक्स पे करेगी। जल्दी करें, आपके पास सिर्फ 2 मिनट है। मैं 2 मिनट के लिए सवाल दे दूं, उसके बाद फिर मैंने आगे बढ़ाना है। हाँ भाई यूट्यूब वालों जल्दी बताओ। आप जूम वाले चुप कर दो, मैं यूट्यूब पे हूं इस वक्त। जूम वाला कोई टाइप ना करे सवाल। अगर जो इनरोल्ड बच्चों के सवाल हैं, आप अपने क्वेश्चन मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दें। जूम वाला कोई सवाल टाइप ना करे, जल्दी तो यूट्यूब वालों। कंपनी पाकिस्तान में इनकॉर्पोरेट है तो पाकिस्तान की ही रेजिडेंट रेट होगी हमेशा। मैनेजमेंट इन ट्रांसलेट कभी भी नहीं होती क्या? मैनेजमेंट को उठा के हम झूले दे रहे हैं, झूले माया। ओ भाई लॉजिकल सवाल तो कर। फिर के अंदर बूटा गाला कटदा है। अजीब आदमी हो। मैनेजमेंट इन ट्रांसलेट, माशाल्लाह। तालियां भाई तालियां। सारे तालियां बजाएं इस बंदे के लिए। ओ भाई मैनेजमेंट इन ट्रांसलेट का क्या मतलब है? मतलब जहां पे भी है वहां छोड़ के यहाँ पे आएगी ही आएगी।
आप लीप ईयर को इग्नोर करेंगे, नॉर्मल लेके चलेंगे आप। अगर वो अनलेस खुद कह दे लीप ईयर है फिर लीप ईयर, वरना आप 28 ही फेब काउंट करेंगे। यार मुझे ना ये समझाना है आपने जो भी है। वैसे आपका नाम भी कितना मजे का, अल्ट्रा नूब मैक्स। वाकई नूबड़े लगे हैं मुझे इस वक्त कि मैनेजमेंट इन ट्रांजिट। मैनेजमेंट इन ट्रांजिट कैसे हो सकती है? स्मगल कर रहे हैं। आप YouTube का लिंक ओपन कर रहे हैं, रिस्ट्रिक्टेड आ रहा है बिकॉज आप ब्लॉक है मेरे YouTube चैनल से, दैट्स व्हाई। आपने कोई इररेलेवेंट क्वेश्चन किया होगा या इररेलेवेंट कमेंट पास किया होगा जिसकी वजह से आपको रिस्ट्रिक्ट कर गया या कर दिया गया होगा। मतलब सर थर्ड मुल्क जा रही है बट दे हैव टू स्टे इन पाकिस्तान फॉर 1 डे। वाह भाई वाह, सदके जावा तेरे। तो इन ट्रांजिट स्टे है, ये तो कभी भी काउंट नहीं होगा। सर लिस्टेड और नॉन लिस्टेड में क्या फर्क है स्पेलिंग का? ये कल की बातें हैं, कल हमने की थी। लिस्टेड का मतलब है कि स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर वो कंपनी लिस्टेड है, उसके शेयर्स जो हैं वो ट्रेड हो रहे हैं, वो लिस्टेड कंपनी होती है। पाकिस्तानी गवर्नमेंट के एम्प्लॉय के लिए कोई चीज जरूरी नहीं है, वो बस पाकिस्तानी एम्प्लॉय होना, वो पाकिस्तानी गवर्नमेंट का एम्प्लॉय होना चाहिए, जहां मर्जी हो वो रेजिडेंट ही ट्रीट होगा। हाजी साहब जो हैं वो कहीं भी नहीं स्टे कर रहे, तो वो जो है वो आपके रेजिडेंट होंगे। ठीक है जी, आगे चलते हैं। आगे आपके अब सवाल जो है वो इरेलीवेंट शुरू हो गए हैं, हम आगे चलते हैं अब। तो अगर कंपनी पाकिस्तान के लॉ तहत इनकॉर्पोरेट हो, लेकिन कंट्रोल एंड मैनेजमेंट बाहर किसी मुल्क में हो, लेट से चाइना। भाई इनकॉर्पोरेट कहाँ पे हुई है? अभी बताया तो है, जहाँ पे इनकॉर्पोरेट होगी वहां की ट्रीट होगी। तो ये हमेशा पाकिस्तान में इनकॉर्पोरेटेड है, ये हमेशा रेजिडेंट ही ट्रीट होगी। ठीक है। आगे चलें। अब हम डिस्कस करते हैं स्कोप ऑफ इनकम को, कि स्कोप ऑफ इनकम क्या होता है, उसको डिस्कस करते हैं। उसके बारे में जो है अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे चीजों को लेकर चलेंगे, उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है। अभी हमने नॉर्मल रूल जो पढ़ा है, वो नॉर्मल रूल क्या है कि कोई भी रेजिडेंट, कोई भी बंदा जो रेजिडेंट है, उसकी फॉरेन इनकम जो है वो हमेशा क्या होती है, टैक्सेबल होती है। हमने पढ़ा है, अभी हमने यही रूल पढ़ा है ना, कि जो बंदा भी रेजिडेंट है उसकी फॉरेन इनकम टैक्सेबल होती है हमेशा। सर आपकी स्लाइड्स बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, हम बोर नहीं हो रहे, इंटरेक्टिव हैं। ये तो आप बताएं, आप लोग फीडबैक दें कि आप लोगों को स्लाइड्स अच्छी लग रही हैं, मतलब ये कंटेंट और इस तरह की तमाम एनिमेशन है, तो आप लोगों का काम है बताना। आप लोग फीडबैक देते ही नहीं है। आप बताएं कैसी लग रही है कैसी नहीं लग रही। बोर तो नहीं हो रहे? अभी आप ज़रा आगे चलें। आगे सेल्स टैक्स में तो जो होगा ना, आप लोगों को सेल्स टैक्स ना आपके ख्वाबों में आएगा। चलिए खैर है, टाइम कम है, इररिलेवेंट बात है, तारीफे मुझे बात। ओहो, अस्तगफिरुल्लाह, तुम्हें गैर पार्लिमानी लफ्ज का इस्तेमाल करते हो जहन्नमी, माइंड तो नहीं किया?
तो माइंड कर भी लो, क्या कर लेगा मेरा, माइंड होना चाहिए माइंड करने के लिए। एनीवेज, बैक टू टॉपिक, बाद में हम इररिलेवेंट बातें कर लेंगे। बैक टू टॉपिक। नहीं, ये स्लाइड्स मैंने नहीं बनाई, मैंने स्लाइड्स किसी से बनवाई हैं, ठीक है। एंड ऑल क्रेडिट्स गोज टू दैट पर्सन जिसने मुझे ये तमाम मेरा कंटेंट सेट करके दी है, बिकॉज इतनी स्किल्स मुझे नहीं आती, इतनी अच्छी एनिमेशंस जो है मैं नहीं कर सकता। मुझे पता ही नहीं है कि पावर पॉइंट क्या होती है, मुझे पता ही नहीं है कि कंप्यूटर क्या होता है, मुझे पता ही नहीं है कि कंप्यूटर में कोई MS पावर पॉइंट कुछ भी होता है, मुझे कुछ भी नहीं पता इस चीज़ के बारे में। तो ये मैंने नहीं बनाई स्लाइड, ये मैंने किसी से बनवाई है, किसी ने मुझे जेनरस एफर्ट्स करते हुए इतनी ज़्यादा जो है वो स्लाइड्स जो है बना के दी हैं। तो मैं अतः दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ उस शख्स का जिसने मुझे स्लाइड्स बना के दी हैं, जिसने इतनी इंटरेक्टिव स्लाइड्स बनाई हैं। आप सब की वजह से भी हम, आप सब की तरफ से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। सर ऐसे लग रहा है जैसे हम कार्टून देख रहे हैं। भाईजान, मैंने आपका शीशा तो ऑन नहीं किया हुआ, मेरे ख्याल से आप ज़रा गलत चले गए हैं। आपने फ्रंट कैमरा ऑन किया होगा, आपने फ्रंट कैमरा ऑन कर लिया और आप हमें कह रहे हैं कार्टून देख रहे हैं। यार हट देना पापा ही, अपना फ्रंट कैमरा ऑफ कर ले। चलें जी, हमने अभी रूल पढ़ा है। और भाई स्लाइड्स जो भी हैं जैसी भी हैं आगे चलने देंगे, तारीफें बाद में कर लें यार, फीडबैक बाद में दे लें, आगे जानते मामा, पहले लेट हो रहा हूँ मैं। नहीं, स्लाइड्स भी फ्रैंकली स्लाइड्स मैंने नहीं बनाई, और स्लाइड्स मुझे किसी ने बना के दी है, ठीक है। ये स्लाइड्स का क्रेडिट मैं नहीं लूंगा, जो क्रेडिट मेरा नहीं है वो मैं नहीं लेता, ठीक है। खुश चलिए आगे हो ना, मेरी बस छूट जानी है, मैं चांद पे जा रहा हूँ ना, इसलिए मेरी बस मिस हो रही है। एनीवेज, नॉर्मल रूल क्या है? नॉर्मल रूल है हमारा कि कोई पर्सन भी जो रेजिडेंट है उसकी फॉरेन इनकम हमेशा टैक्सेबल होती है। यही हमने रूल पढ़ा है, हमने अभी यही रूल पढ़ा है ना। आर यू एग्री और नॉट? जरा समझिएगा, ये अब जो हम बातें कर रहे हैं बड़ी एडवांस लेवल की बातें कर रहे हैं। आप लोगों ने ना थोड़ा ऊंचा होकर बैठना, वो ना हो कि आपके बात आपके चली गई है ऊपर से ना, थोड़ा सा ऊंचा होकर बैठिएगा। बताएं, हमने भी यही पढ़ा है कि जो भी आपकी रेजिडेंट पर्सन है उसकी फॉरेन इनकम जो है वो हमेशा टैक्सेबल होती है, यही पढ़ा है। अब हम इस रूल की एक्सेप्शंस पढ़ने लगे हैं। हम क्या पढ़ने लगे हैं? इस रूल की एक्सेप्शंस पढ़ने लगे हैं। अब हम कुछ ऐसे सिनेरियोज देखेंगे कि एक पर्सन रेजिडेंट है, उसके पास फॉरेन इनकम भी है, लेकिन हमने कहा कि हम तुम्हारी फॉरेन इनकम पे टैक्स नहीं लेंगे। टैक्स वालों ने कह दिया जा तुझे माफ किया फॉरेन इनकम लेके आने वाले। तो हमने कहा भाई तू एग्जेम्प्ट है, तेरे पास फॉरेन इनकम है, तू रेजिडेंट है, बट तेरी ये फॉरेन इनकम एग्जेम्प्ट है। अब हमने ये एक्सेप्शंस देखनी है। अब इसमें एक्सेप्शंस कौन कौन सी आती हैं उसको जरा हमने देखना है, और वो है हमारे पास 4: रिटर्निंग एक्सपैट्रिएट, शॉर्ट टर्म रेजिडेंट, फॉरेन सोर्स सैलरी और टैक्स फ्री। हम ये 4 सिनेरियोज देखेंगे। इन 4 सिनेरियोज के तहत हमने देखना है कि हमारे पास फॉरेन इनकम भी है, हम रेजिडेंट भी हैं, लेकिन हमारी वो फॉरेन इनकम जो है वो टैक्सेबल नहीं है। आर यू गेटिंग इट कि हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं? कि अब हम क्या देखने लगे हैं? हम उन बातों को कि अब रेजिडेंट भी हैं, फॉरेन इनकम भी है, बट उस इनकम के ऊपर हम कोई किसी किस्म का टैक्स नहीं लगाएंगे। पहले हम बात करते हैं शॉर्ट टर्म रेजिडेंट इंडिविजुअल्स की। पहले हम बात करते हैं शॉर्ट टर्म रेजिडेंट इंडिविजुअल्स की। ये हम बात कर रहे हैं इंडिविजुअल्स की। आप में से क्रिकेट का शौक सबको है? क्रिकेट देखते हैं? बाबर आजम सबको पसंद होगा। और शौक नहीं होता मामा, शौक होता है, शौक
तेरे शौक ने मुझे शॉक कर दिया, बहुत शौक से सर। सर जी हारिस रऊफ के साथ मैं इस्लामाबाद में खेला हुआ हूँ, इसलिए मैं कहूँ तेरे साथ खेलने के बाद उसकी परफॉर्मेंस इतनी खराब क्यों हो गई है। इतना अच्छा बॉलर था हमारा, 150 प्लस बॉलिंग करता था, जब का तेरे साथ खेल के आया उसका मुस्तकबिल तबाह हो गया। उफ। तो क्रिकेट के बारे में आपको पता होगा क्रिकेट का हमेशा पीसीबी जो है वो एक फॉरेन कोच जो है वो अपॉइंट करती है, ऐसा है कि नहीं। अब वो फॉरेन कोच है, उसको अपॉइंट किया गया है, वो पाकिस्तान आएगा, वो यहाँ पे क्या करेगा, नौकरी करेगा, ऐसे ही है। अब वो जो कोच है, वो जो कोच की क्या कर रहा है, जॉब कर रहा है, और कॉन्ट्रैक्ट भी क्या दिया जाता है उसको, 2 से 3 साल का दिया जाता है कि ये 2 से 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, हम उम्मीद लेके बैठे हुए हैं कि इस साल का T20 वर्ल्ड कप अब हमें जिता देंगे, हम फिर हार जाते हैं, हम कोच को निकाल देते हैं। लेकिन अब यहाँ पे क्या है कि एक बंदा फॉरेनर है, एक बंदा गैर मुल्की है, उसको हम पाकिस्तान लेके आए हैं, वो पाकिस्तान में बैठा हुआ है। अब जरा खुद बताएं, अगर कोई फॉरेन कोच आके पाकिस्तान में बैठ गया है, पाकिस्तान में एज अ जॉब काम कर रहा है, एज अ पीसीबी के कोच के तौर पे काम कर रहा है, क्या बंदा अगर वो उठ के आया है ऑस्ट्रेलिया से, तो क्या वो कोई ऑस्ट्रेलिया में काम नहीं करता होगा, बताओ। क्या उसकी बैक में ऑस्ट्रेलिया की कोई इनकम नहीं होगी, होगी ना। माइट भी उसका बिजनेस हो ऑस्ट्रेलिया में, माइट भी उससे कोई ना कोई कारोबार हो सकता है, उसके पास कोई फॉरेन इनकम हो सकती है, ऐसा हो सकता है ना। अब वो बंदा है, वो पाकिस्तान बैठा हुआ है, यहाँ की क्रिकेट टीम का कोच है, 2 साल हो गए यहाँ बैठा हुआ है। अगर वो 2 साल हो गए यहाँ पे बैठा हुआ है, तो वो बंदा क्या कहलाएगा, वो बंदा रेजिडेंट कहलाएगा। अगर वो बंदा रेजिडेंट है, तो फिर उसकी फॉरेन इनकम के ऊपर क्या होना चाहिए, टैक्स होना चाहिए, ऐसा है कि नहीं। इज इट लाइक दैट और नॉट, कि अगर कोई बंदा जैसे क्रिकेट कोच है, वो 2 साल के लिए आकर पाकिस्तान बैठ गया है, अगर वो रेजिडेंट हो गया है और उसके पास कोई फॉरेन इनकम है, तो उसकी उस फॉरेन इनकम के ऊपर हमें क्या करना चाहिए, उसकी उस फॉरेन इनकम के ऊपर हमें टैक्स लगाना चाहिए, है कि नहीं। ये है नॉर्मल रूल। लेकिन हमने क्या दिया, हमने कहा रुको जरा, सब्र करो, हम आपको टैक्स नहीं लगाएंगे। क्यों, हम आपको उठा के ले जाएंगे शॉर्ट टर्म रेजिडेंट इंडिविजुअल की कैटेगरीज में। हम कहा ले जाएंगे आपको उठा के, शॉर्ट टर्म रेजिडेंट इंडिविजुअल की कैटेगरीज में हम आपको ले जाएंगे। ये कैटेगरी क्या है, ये कैटेगरी क्या कहती है, या ये रूल क्या कहता है, या ये एक्सेप्शन क्या कहती है, इसको जरा समझिएगा। कि अगर कोई भी इंडिविजुअल, कौन, अगर कोई भी इंडिविजुअल पाकिस्तान में आया है, और पाकिस्तान में किसकी गर्ज से आया है, किसके लिए आया है, सिर्फ नौकरी के लिए। किसके लिए आया है, नंबर 1 एम्प्लॉयमेंटशिप के लिए, इसको लिख लो, ये कंडीशन, ये पॉइंट जो है लिख लें, नोट डाउन कर लें। वो किसके लिए आया है, वो क्या काम करेगा, वो सिर्फ और सिर्फ नौकरी करेगा, एम्प्लॉयमेंटशिप के लिए आया है। नंबर 1 किसके लिए आया है, बोलो, टाइप करो, यहाँ वाले टाइप करो जल्दी से, किसके लिए आया है, एम्प्लॉयमेंटशिप के लिए। सेकंड, उसका स्टे मैक्सिमम कितना होगा, 3 साल, स्टे कितना होगा, 3 इयर्स का होगा, उससे ज्यादा का स्टे नहीं करेगा। और इस दौरान जब उसका स्टे है, पाकिस्तान में कोई बिजनेस नहीं करेगा, नो बिजनेस इन पाकिस्तान। 3, और चौथा पॉइंट है कि वो जब तक पाकिस्तान में रहेगा, जब तक पाकिस्तान में स्टे करेगा, वो कोई फॉरेन इनकम पाकिस्तान में रिसीव नहीं करेगा। अगर ये चारों पॉइंट क्लियर हो जाएं, ये चारों कंडीशन फुलफिल हो जाएं, तो हम इसे क्या कहेंगे, हम इसको शॉर्ट टर्म रेजिडेंट कंसीडर करेंगे। अब ये बंदा पाकिस्तान में मौजूद है, इसके पास फॉरेन इनकम भी है, लेकिन इसकी इस फॉरेन इनकम के ऊपर टैक्स नहीं लिया जाएगा। क्यों, बिकॉज ही इज शॉर्ट टर्म रेजिडेंट इंडिविजुअल। इज दैट क्लियर, कि कोई भी फॉरेन सोर्स जो है, वो इसकी फॉरेन सोर्स, भाई पाकिस्तानी इनकम तो हमेशा टैक्सेबल होती है,
यहाँ पे पाकिस्तानी इनकम का सवाल है ही नहीं। यहाँ पे हम सवाल कर रहे हैं फॉरेन इनकम का। किसका सवाल कर रहे हैं? फॉरेन इनकम का सवाल कर रहे हैं। पाकिस्तानी इनकम तो यहाँ पे उसको जॉब के पैसे मिल रहे हैं, वो हमेशा टैक्सेबल है। सवाल किसका हो रहा है? फॉरेन इनकम का सवाल हो रहा है। तो कोई भी पर्सन शॉर्ट टर्म रेजिडेंट इंडिविजुअल उस वक्त ट्रीट होगा, नंबर वन, वो पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ आया है एम्प्लॉयमेंटशिप के लिए, नौकरी के लिए। उसका स्टे 3 साल से ज्यादा नहीं होगा, मैक्सिमम 3 साल तक। 3 साल पूरे करे, वापस जाए, कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, दैट्स इट। नॉट मोर देन 3, जस्ट 3 ईयर, 3 या 3 से कम। और इस दौरान वो कोई बिजनेस भी नहीं करेगा पाकिस्तान में, और कोई फॉरेन इनकम पाकिस्तान में रिसीव नहीं करेगा। अगर ये तमाम कंडीशन फुलफिल हो जाएं तो ये बंदा शॉर्ट टर्म रेजिडेंट कहलाएगा और उसकी फॉरेन इनकम के ऊपर टैक्स नहीं लगाएंगे। अगर ये कंडीशन फुलफिल ना हो, वायलेट कर दे, मतलब यहाँ पे आया है, क्रिकेट टीम में कोच बना हुआ है, जाके उसने यहाँ पे अपनी दुकान खोल ली है शालमी में, उसने बिजनेस कर लिया। अब नहीं, अब चूंकि उसने बिजनेस कर लिया है, अब वो शॉर्ट टर्म रेजिडेंट नहीं है, तो उसकी फॉरेन इनकम टैक्सेबल हो जाएगी। ठीक है? और कोई फॉरेन इनकम पाकिस्तान रिसीव नहीं करनी। अगर कोई फॉरेन इनकम पाकिस्तान के किसी भी बैंक अकाउंट में रिसीव हो गई तो वो भी क्या ट्रीट होगी? वो उसकी इनकम टैक्सेबल हो जाएगी, उसकी उस इनकम के ऊपर टैक्स जो है पे कर रहा होगा। इज दैट क्लियर? अब देखें, इसमें ये था शॉर्ट टर्म रेजिडेंट, फॉरेन इनकम जो है वो हमारी एग्जेम्प्ट है। गॉट इट? अब आगे हम चलते हैं, यहां तक कुछ सवाल है तो मुझे बताएं जल्दी से। अब हम देखते हैं एक्सपैट्रिएट और रिटर्निंग एक्सपैट्रिएट को, इसको समझते हैं कि एक्सपैट्रिएट क्या होते हैं या रिटर्निंग एक्सपैट्रिएट क्या होते हैं, उसको समझना है। सबसे पहले एक्सपैट्रिएट, एक्सपैट्रिएट कौन होता है? जो बंदा पाकिस्तान छोड़ के चला जाता है, उसने अपना बोरिया बिस्तरा पैक किया और उसने कहा ठीक है जी, मैं पाकिस्तान छोड़ के जा रहा हूँ, अब मुझे पाकिस्तान में नहीं रहना, मेरा जो रिस्क है, जो मेरा दाना पानी है, वो कनाडा की ठंडी शामों में लिख दिया गया है। मैं जाके कनाडा में कुत्ते ने डालूंगा, लेकिन मैंने यहाँ पे काम नहीं करना, वो वहां चला गया है। तो ऐसा बंदा जो पाकिस्तान छोड़ के चला गया है, उसे हम क्या कहते हैं? उसको हम एक्सपैट्रिएट कह रहे होते हैं। जिसके जिसके आप याद में गाने गा रहे होते हैं, चिट्ठी ना कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, जहां तुम चले गए, उनकी यादों में आप खोए रहते हैं। तो वो हमारा क्या कहलाता है? वो हमारा एक्सपैट्रिएट कहला रहा होता है। गॉट इट? फिर वो एक्सपैट्रिएट जो है वो कुछ अर्सा पाकिस्तान से बाहर रहता है, पैसे कमाता है, देर धड़ाधड़ काम कर रहा है, पैसे कमा कमा के यहाँ भेज रहा है। फिर क्या हुआ? एक दिन उसका जज्बा हुब्बुल वतनी जाग गया। उसने कहा, बशीरे, अब मैं अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें जो है पाकिस्तान में गुजारूंगा। मुझे मेरे वतन की जो मट्टी है वो खींच रही है। मतलब मरने वाला था ना, बीमार था ना, तो अगर बाहर के मुल्क मरेगा, कफन दफन मुश्किल है, लोग नहीं आएंगे, जनाजा पे कंधा नहीं देंगे, दुआएं नहीं करेंगे। तो हमने कहा, उसने कहा ठीक है यार, जाके वहां मरूंगा, सस्ती कब्र मिल जाएगी, मुफ्त का जो है वो जनाजा भी पढ़ा जाएगा, रोटी भी खिला दूंगा। उसने कहा ठीक है, ओके। तो वतन की मोहब्बत में 10 साल कनाडा में रह के या 15 साल बेल्जियम में रह के या इंग्लैंड में रह के अपने फ्लैट फ्लैट बना के, अब उसने क्या कह दिया? उसने क्या कह दिया कि अब मैं पाकिस्तान आ रहा हूँ। तो अब जब वो पाकिस्तान आएगा तो वो बंदा क्या कहलाएगा? वो बंदा रिटर्निंग एक्सपैट्रिएट कहला रहा होगा। तो जब वो पाकिस्तान आएगा
तो डिपार्टमेंट वाले हो गए या उसके खानदान वाले हो गए, इवन हमारी हुकूमत भी हो गई, उसका क्या करेंगे, इस तरह ही वेलकम कर रहे होंगे कि ये बंदा कौन है, ये बंदा रिटर्निंग एक्सपैट्रिएट है। पहले बाहर था, 5 साल 6 साल 10 साल बाहर रहा, अब उसने सब कुछ छोड़ के वतन की मोहब्बत में तमाम एसेट सब कुछ लेके कहाँ पे आ गया है, पाकिस्तान में आ गया है। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, रिटर्निंग एक्सपैट्रिएट कहला रहा होगा। अब ये जो रिटर्निंग एक्सपैट्रिएट है ना, ये जो रिटर्निंग एक्सपैट्रिएट है, इसके बारे में हमने क्या करना है, अब इसके बारे में हमने ये चीजें जो है वो डिस्कस करनी है कि इसकी इनकम जो है वो टैक्सेबल है या नहीं है, वो हमने क्या करनी है, वो हमने यहाँ पे देखनी है। तो सबसे पहले याद रखिएगा कि जो बंदा भी रिटर्निंग एक्सपैट्रिएट है, मैं आपको दोबारा लेके आता हूँ यहाँ पे इसको, ये था हमारा एक्सपैट्रिएट। एक्सपैट्रिएट वो था जो मुल्क छोड़ के चला गया था, चंद अरसा जो है वो बाहर रहा, अब वो कौन बन गया है, अब वो बंदा हमारा बन गया रिटर्निंग एक्सपैट्रिएट, अब वो पाकिस्तान आ गया, ये क्या हो गया, ये पाकिस्तान में आ गया। अब चूंकि ये पाकिस्तान में आ गया है, तो अब हम क्या देंगे, इसको बेनिफिट देंगे, अपनी पूरी जवानी अरब के तपते सहराओं में ये गुजार के बंदा आ गया, या कनाडा की ठंडी शामों में बर्फ के अंदर ये रह के आ गया, अब ये पाकिस्तान में आ गया। अब हम क्या कर रहे हैं, जब पाकिस्तान में आया तो गवर्नमेंट जो है इसे क्या करेगी, ऑन करेगी, रिकॉग्नाइज करेगी, इसको बेनिफिट देगी। वो बेनिफिट क्या होगा, वो कह देगी कि जो बंदा भी रिटर्निंग एक्सपैट्रिएट है, अगर वो अपने साथ वापसी के ऊपर कोई फॉरेन इनकम लेके आया है, तो वो फॉरेन इनकम क्या होगी, एग्जेम्प्ट होगी। मतलब जिस साल वो पाकिस्तान आके टैक्सेबल होता है, वो वाला साल और उससे नेक्स्ट ईयर, इन 2 सालों में अगर उसने कोई फॉरेन इनकम रिसीव की तो वो एग्जेम्प्ट हो जाएगी। मतलब अगर एक इंडिविजुअल है, वो टैक्स ईयर 2022 में पाकिस्तान आ गया और वो रिटर्निंग एक्सपैट्रिएट है, सब कुछ छोड़ छाड़ के पाकिस्तान आ गया, और वो 2022 में ही क्या हो गया, रेजिडेंट हो गया, मतलब उसका स्टे इस साल 183 डे पूरा हो गया। तो 2022 ये वाला साल और इससे अगला साल जो है 2023, इन 2 सालों में अगर उसने कोई फॉरेन इनकम रिसीव कर ली, तो उसकी वो फॉरेन इनकम क्या हो जाएगी, एग्जेम्प्ट हो जाएगी, उसके ऊपर जो है कोई किसी किस्म का टैक्स नहीं लिया जाएगा। लेकिन इसके लिए ये कंडीशन जो है वो क्या है कि रिटर्निंग एक्सपैट्रिएट हम हर बंदे को नहीं कहेंगे। जो बंदा साल के लिए बाहर गया और जी बाद में डिपोर्ट होके आ गया और घर वालों को कह रहा जी मैं भी रिटर्निंग एक्सपैट्रिएट हूँ, घर वाले पहुंच गए जी उसका वहां पे क्या कहते हैं फूलों के हार लेके, हालांकि मैं खुद खा के आया हुआ है, वो बंदा रिटर्निंग एक्सपैट्रिएट नहीं कहलाएगा। रिटर्निंग एक्सपैट्रिएट के लिए शर्त क्या है कि रिटर्निंग एक्सपैट्रिएट ये बेनिफिट तब ही क्लेम कर पाएगा जब वो प्रीसीडिंग 4 इयर्स में नॉन रेजिडेंट होगा। मतलब अगर वो 2022 में आके पाकिस्तान में रेजिडेंट हो रहा है, तो ये रिटर्निंग एक्सपैट उस वक्त ही ट्रेड होगा जब इससे प्रीवियस 4 ईयर है, मतलब 2021 2020 2019 और 2018, इन 4 सालों में ये क्या हो, नॉन रेजिडेंट हो। जब आया तो क्या हो गया, रेजिडेंट हो गया। अब इस साल और इससे अगले साल 2023 में, इन 2 सालों में इसे कोई भी फॉरेन इनकम रिसीव हो गई, तो ये उसकी फॉरेन इनकम क्या होगी, टैक्सेबल होगी। इस चीज को आपने याद रखना है, इस चीज को आपने भूलना नहीं है। तो ये सेकंड सिनेरियो है जिसमें आपको फॉरेन इनकम मिल रही है, बट वो फॉरेन इनकम क्या है, टैक्सेबल है। गॉट इट। उसके बाद है हमारे पास फॉरेन सोर्स सैलरी। फॉरेन सोर्स सैलरी क्या होती है, सिंपल सी बात है, आप किसी फॉरेन कंट्री में नौकरी कर रहे हैं और अगर आप वहां पे एम्प्लॉयमेंटशिप में है, किस में है, एम्प्लॉयमेंटशिप में है, आप नौकरी कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, अगर आपको फॉरेन सोर्स सैलरी मिलती है, फॉरेन सोर्स सैलरी रिसीव करते हैं, तो फॉरेन सोर्स सैलरी एग्जेम्प्ट है, उसके ऊपर पाकिस्तान में कोई किसी किस्म का टैक्स जो है वो नहीं दिया जाएगा। बट इसके लिए कुछ कंडीशंस हैं, उनका फुलफिल होना लाजमी है। वो कंडीशन क्या है फॉरेन सोर्स सैलरी को एग्जेम्प्ट करने के लिए, नंबर 1 कि जिस कंट्री में आपने सैलरी कमाई है उस कंट्री में या तो आपने टैक्स पे कर दिया है या टैक्स पे कर देंगे, या टैक्स जो है आपका डिडक्ट हो जाएगा, नंबर 1।
नंबर 2 कि अगर आप कोई पाकिस्तान में बैठे हुए हैं और अगर आप कोई फॉरेन सोर्स सैलरी कमा रहे हैं और ईयर एंड से पहले आप पाकिस्तान छोड़ के चले जाते हैं और ईयर एंड के ऊपर आप पाकिस्तान में मौजूद नहीं रहते, तब भी आपकी फॉरेन सोर्स सैलरी क्या होगी, एग्जेम्प्ट होगी। तो ये हमारे पास तीसरा रूल हो गया। और आखिरी है टैक्स ट्रीटी। ट्रीटी क्या होता है? ट्रीटी इज बेसिकली एन एग्रीमेंट बिटवीन टू स्टेट, बिटवीन टू कंपनीज, उसे हम कहते हैं ट्रीटी। अगर दो मुल्कों का, दो स्टेट्स का एग्रीमेंट हो गया, आपस में मुआयदा हो गया कि जी हमारी इनकम तुम्हारे मुल्क में एग्जेम्प्ट है, तुम्हारी इनकम हमारे मुल्क में एग्जेम्प्ट है, तो अगर एक बंदा उस कंट्री से पैसे कमा के लेके आ भी गया है तो उसकी वो इनकम क्या होगी, एग्जेम्प्ट कंसिडर होगी। क्यों? बिकॉज हमने क्या कंसिडर किया है, टैक्स ट्रीटी जो है वो कंसिडर हमने किया हुआ है। तो अब देखें, तो ये हमारे पास 4 सिनेरियोस थे, ये हमने 4 सिनेरियो डिस्कस किए हैं। इसमें आप रेजिडेंट भी हैं, आपके पास फॉरेन इनकम भी है, बट वो क्या है, हमारी एग्जेम्प्ट है, जिसमें क्या था, शॉर्ट टर्म रेजिडेंट, रिटर्निंग एक्सपैट्रिएट और फॉरेन सोर्स ऑफ सैलरी। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे हमारा चैप्टर जो है वाइंड अप होता है। हमने सिर्फ चैप्टर नंबर 4 नहीं किया, मैं आपको बता देता हूँ। हमने चैप्टर नंबर 4 आई कैप के स्टडी टेक्स्ट में से हमने कुछ पोर्शन जो है वो किया है, अराउंड 40% के करीब हमने कर लिया है, 50-60% हमने कर लिया है। फिर चैप्टर नंबर 11 आई कैप का स्टडी टेक्स्ट हमने वो भी डिस्कस कर लिया है। चैप्टर नंबर 13 जो है आई कैप का स्टडी टेक्स्ट का, उसका 75% चैप्टर हमने यहाँ पे कवर कर लिया है। तो जस्ट चैप्टर 4 नहीं, हमने ये 3 चैप्टर्स जो हैं वो यहाँ पे डिस्कस आउट कर लिए हैं। ठीक है, अब इस चैप्टर के जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस है ना, सारे के सारे जो पास्ट पेपर के क्वेश्चंस हैं, उनकी वीडियो जो है वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। आप लोगों ने वो वीडियो जो है वो कंप्लीट कर लेनी है। और कल हमारी क्लास है, कल क्लास हम 5 बजे से लेके 7 तक की करेंगे, मतलब 5 बजे करेंगे, पहले क्लास नहीं कर रहे हम। और कल हम सेल्स टैक्स स्टार्ट करेंगे, जो भी कल का टाइम है क्लास का उसके मुताबिक हम कल क्लास करेंगे। और कल हम सेल्स टैक्स जो है वो शुरू करने लगे हैं। और सेल्स टैक्स जो है वो हमारा 30% ऑफ सिलेबस है। अगले 10 से 12 दिन हमने जो है वो सेल्स टैक्स के ऊपर लगाने हैं, सेल्स टैक्स के ऊपर जो है वो हमने वेस्ट करने हैं, तो पक्का हो जाएगा सेल्स टैक्स। और हमारा टेक्निकली जो है हमने डे 3 था जिसमें हमने टॉपिक पढ़ा था। मेरे ख्याल से अब आप बताएं, क्या मुश्किल तो नहीं लग रहा टैक्स? वो जो आपको इतना लगता है टैक्स बोरिंग एंड मुश्किल लगता है, इस तरह कोई सीन तो नहीं लग रहा? हाँ, अब मंडे को टेस्ट है आप लोगों का। जो भी बच्चे हैं, आप लोगों को पोर्टल की एक्सेस जो है वो आज तमाम मैसेजेस आगे हुए थे सीए नोट्स की तरफ से। तो मंडे को आपका टेस्ट चैप्टर नंबर 1 का होगा, ये चीज़ आपने याद रखनी है। तो टेस्ट आपके साथ साथ शुरू हो गए हैं। और रिकॉर्डिंग्स आपको पता है, रिकॉर्डिंग्स पब्लिकली अवेलेबल नहीं होंगी। सिर्फ लाइव जो है था वो सब बच्चों के लिए फ्री था, और आज से सिर्फ आज या कल से लाइव क्लासेस सबके लिए होगी। और रिकॉर्डिंग्स जो है, आज आप लोगों का जो पेड स्टूडेंट्स हैं उनका एलएमएस सेट हो जाएगा, तो रिकॉर्डिंग सिर्फ और सिर्फ जो है वो इसके ऊपर ही जाया करेंगी। ठीक है, स्लाइड्स सर बड़ी अच्छी हैं, मैंने तो पहले कहा था, जब अच्छे लोग स्लाइड्स बनाते हैं तो स्लाइड्स भी तो अच्छी होती हैं। अभी इस वक्त यूट्यूब पे स्ट्रीम हो रहा है, आई गेस मंडे से यूट्यूब पे स्ट्रीम भी नहीं हुआ करेगा। तो सॉफ्टवेयर हमारा चेंज हो जाएगा, डेट विल बी टोटली डेडिकेटेड सॉफ्टवेयर होगा, तो फिर रिकॉर्डिंग बिल्कुल ही पब्लिकली अवेलेबल नहीं होगी। ठीक है जी, चैप्टर हमारा वाइंड अप हो गया है। तो चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 4, 11, 13 ये हमारे हो गए हैं। एज ऑफ नाउ हमने 3 दिनों में अराउंड, अगर पास्ट पेपर परस्पेक्टिव से बात करें तो हमने अराउंड 10 नंबर तक का अपना आई कैप का कंटेंट जो है वो कर लिए। कल हम सेल्स टैक्स जो है वो स्टार्ट करेंगे। और सेल्स टैक्स आई, और मेरे ख्याल से जब सेल्स टैक्स वाइंड अप करूंगा ना, आप खुद मुझे कहेंगे कि मेरे से अच्छा सेल्स टैक्स कोई नहीं करवा सकता।
और सेल्स टैक्स आपकी फिंगर टिप्स पे हो जाएगा कि जब आप आई कैप के हॉल में बैठेंगे ना, तो आप जो सबसे पहले एरिया करेंगे वो सेल्स टैक्स का होगा, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह 30 में से 30 नंबर आपके वो आने चाहिए, 30 नंबर का कंफर्म एरिया है, वो 30 में 30 नंबर जो है वो आपके इंशाल्लाह इंशाल्लाह आएंगे। तो कल हम सेल्स टैक्स स्टार्ट करेंगे। जिसने सेल्स टैक्स की कल की क्लास मिस कर दी वो फिर तैयार हो जाए, वो अटेम्प्ट मिस करेगा। सेल्स टैक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। 30 से 35 नंबर सेल्स टैक्स के आने हैं, 20 नंबर तक का बिजनेस आना है, तो 50 नंबर के तो ये बस दो टॉपिक बनते हैं। 10 नंबर का हमने ये कर लिया है। तो पेपर पास करना अब सिर्फ आपके हाथों में है। आपको कंसिस्टेंसी चाहिए, आप कंसिस्टेंट रहें, जो काम करवाया है वो करें, दैट विल बी इनफ फॉर यू। आपका पेपर जो है वो पास हो जाएगा। यार टेस्ट फ्री में नहीं है, मैंने पहले बता दिया हुआ है। लाइव जिसने पढ़ना है हम लाइव फ्री में पढ़ा रहे हैं, मैं कोई चार्ज नहीं कर रहा। आप इस टाइम आए हैं, बैठे लाइव क्लास लें। उसके अलावा जो फीचर्स हैं वो कभी भी मतलब चाह के भी हम फ्री नहीं कर सकते। तो वो मैनेजमेंट से आप बात करें, आप बार बार मुझे ना के, मुझे लाइक खुद शर्म आएगी कि मैं बार बार आपको एक बात बताऊं और इनकार करूं। आप मैनेजमेंट से बात करें। तो इस चैप्टर के 5 पेपर आपके एलएमएस पे आ जाएंगे, सारे के सारे अराउंड 21-22 सवाल है, रिकॉर्डेड फॉर्म में आ जाएंगे, वो आप लोगों ने देख लेने। मिलते हैं इंशाल्लाह कल संडे को विद सेल्स टैक्स। अल्लाह हाफिज। तुम्हारे नाम से